नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल ऑन विनायक मेडिकल एजुकेशन। तो दोस्तों मैं आपके साथ एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं। ओबीजी सब्जेक्ट का टॉपिक का नाम है इनफर्टिलिटी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो होता क्या है जानते हैं कि जब कोई कपल्स 1 ईयर या उससे अधिक समय तक, बेसिकली यहाँ पे हम 1 ईयर ही कहते हैं, कि जब कोई कपल्स 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन में रहते हैं और उसके बाद भी यदि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो ऐसी कंडीशंस को हम इनफर्टिलिटी कहेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि जब कोई कपल्स 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन में रहते हैं और उसके बाद भी यदि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, मींस इट्स कॉल्ड इनफर्टिलिटी। इसे हम क्या कहेंगे? इनफर्टिलिटी कहेंगे। आप यहां भी देख सकते हैं दोस्तों कि इनेबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 1 ईयर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स मींस इनएबिलिटी रहती है किसी पर्सन में कि वह प्रेगनेंसी को कंसीव करे, स्पेशली वुमेन्स में 1 ईयर के बाद भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? इनफर्टिलिटी कहेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स। तो बेसिकली इसके 3 टाइप्स होते हैं दोस्तों। पहला होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, दूसरा होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी और तीसरा होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन के बाद भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है या फिर वुमेन की एज 35 ईयर से अधिक है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो इसे हम लोग प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। समझ में आएगा दोस्तों आप सभी को? फिर से बता देता हूँ प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होगा कि 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में रहने के बाद या फिर 35 ईयर या उससे अधिक एज हो चुकी हो पर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही हो तो उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होगा कि जहां पे मदर जो है वह पहले एक बार प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हो बट पिछले 5 सालों से किसी भी तरह की प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो तो इस तरह की प्रेगनेंसी को हम कहेंगे या इस तरह की इनफर्टिलिटी को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको? दोबारा से बता रहा हूं, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होगा कि वुमेन जिसने पहले तो एक बार प्रेगनेंसी कंसीव किया हुआ है पर पिछले 5 सालों से किसी भी तरह की प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है तो इस तरह की जो इनफर्टिलिटी होगी इसे हम लोग कहेंगे दोस्तों सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट आते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन्ड जैसा कि आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, अनएक्सप्लेन्ड मींस ऐसी इनफर्टिलिटी जिसके पीछे का कोई भी पर्टिकुलर रीजन नहीं है। मींस विदाउट रीजन अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है तो इसे हम लोग कहेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि इंसिडेंस। तो इसके इंसिडेंस क्या होते हैं जानते हैं? वुमेन रिलेटेड 45% और मेन रिलेटेड 55%। कई बार आपने देखा होगा इस तरह के केसेस हमारे सोसाइटी में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं जहां पे ये कहा जाता है कई बार टारगेटेड रूप से वुमेन्स को टारगेट किया जाता है या वुमेन्स पे टारगेट होते हैं इस तरह के कि जहां पे उन्हें इस बात के लिए कहा जाता है कि कोई ना कोई जरूर प्रॉब्लम है और इसी कारण से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। बट दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे पता हो कि ओनली 45% टाइम ही क्या होता है, प्रॉब्लम जो होती है वो वुमेन रिलेटेड होती है, जबकि 55% जो इनफर्टिलिटी होता है वह कहीं ना कहीं मेन से रिलेटेड कारणों से होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मोस्टली जो इनफर्टिलिटी होता है वह किनके कारण होता है? वह मेन से रिलेटेड होता है जो कि 55% होता है, जबकि वुमेन से रिलेटेड जो होता है वह मात्र 45% होता है। नेक्स्ट आते हैं कॉजेस। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं वुमेन्स रिलेटेड। तो वुमेन्स रिलेटेड क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? सबसे पहला होगा ड्यू टू फैलोपियन ट्यूब डैमेज। अगर मान के चलिए फैलोपियन ट्यूब डैमेज हुआ है तो उसके कारण हो सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही हो। सेकंड आते हैं ओवेरियन कॉज या फिर हार्मोनल कॉजेस। अब ओवेरियन कॉज और हार्मोनल कॉजेस में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि पीसीओडी या पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम मींस ओवरी में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाना। देन फंक्शनल एमेनोरिया, यदि मान के चले एमेनोरिया की कंडीशन हो गई है तो एमेनोरिया के कारण भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही हो। देन है यूट्राइन एंड सर्वाइकल कॉजेस। कई बार होता है कि यूट्राइन और सर्वाइकल कारणों से भी या यूट्रस और सर्विक्स के कारणों से भी क्या होता है? प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। देन आते हैं मेंस रिलेटेड कॉजेस। क्या क्या होगा?
तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वह होगा ओलिगोस्पर्मिया, मींस लो स्पर्म काउंट। यहाँ पे क्या होगा कि जो स्पर्म काउंट होगा वह कम हो जाएगा और उसके कारण देखने को मिल सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही हो। फिर है एस्थेनोस्पर्मियस, मींस पुअर स्पर्म मोटिलिटी, मींस स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, ये जो मूवमेंट होता है, यह पुअर हो जाता है, इसके कारण भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है टेरेटोस्पर्मिया, मींस एबनॉर्मल स्पर्म मोर्फोलॉजी, मींस जो स्पर्म के शेप होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलता है और यह भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण प्रेगनेंसी जो है कंसीव नहीं हो रही हो या फिर इनफर्टिलिटी हो रही है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कुछ कॉमन कॉजेस। तो कुछ कॉमन कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर या ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। कई बार इन्वायरमेंट के कारण भी ऐसा हो सकता है, अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस भी जो होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। फिर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स का यूज करना, जैसे कि अगर मान के चलिए कोई एक्सेस अमाउंट में टोबैको हो गया, मारिजुआना हो गया, अल्कोहल हो गया या ड्रग्स का उपयोग कर रहे हैं, तो इन सभी के कारण भी देखने को मिल सकता है कि इनफर्टिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट है इनएडिक्वेट डाइट। अगर मान के चले पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा है तो उसके कारण भी हो सकता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज, मेंस और वुमेन्स दोनों में हो सकता है। अगर वुमेन्स में बात करें तो इसके कारण हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं और मेंस में भी स्पर्म मोटिलिटी जो होती है वह अफेक्ट होती है। तो यह मेन और वुमेन दोनों में ही हो सकता है कि अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो इसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है। देन है एडवांस एज। अगर मान के चलो वुमेन की एज जो है वह 35 ईयर से अधिक है तो उसमें भी हमें देखने को मिल सकता है कि इनफर्टिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों इन्वेस्टिगेशन। तो अभी इसके लिए इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले ओवुलेशन टेस्ट करेंगे, मींस ये फीमेल रिलेटेड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे फीमेल रिलेटेड है। तो फीमेल रिलेटेड में क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट ओवुलेशन टेस्ट करेंगे, हम जानेंगे कि ओवुलेशन की प्रोसेस है यह हो रही है या नहीं हो रही है। फिर है HSG या हिस्टेरोसल्पेंजियोग्राम, मींस हम इसमें असेस करते हैं कि यूट्रस को और पेल्विक कैविटी को पूरी तरह, कि यदि किसी तरह की एबनॉर्मलिटी है क्या जिसके कारण ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद है हम FSH, LH और TSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इन सभी का भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। इससे भी हमें पता चल सकता है कि इनफर्टिलिटी हो सकता है इनके कारण भी अफेक्ट हो रही। देन है लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी भी किया जा सकता है। तो ये सभी के सभी क्या थे दोस्तों, वुमेन रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन थे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनफर्टिलिटी क्यों हो रही। देन आते हैं मेल रिलेटेड। तो मेल रिलेटेड होगा दोस्तों स्पर्म एनालिसिस। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, मेल्स में स्पर्म एनालिसिस करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या इनफर्टिलिटी मेल के कारण है या नहीं। देन आते हैं मैनेजमेंट। तो दोस्तों इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मींस जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया कि टोबैको हो गया, मारिजुआना हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, मींस इस तरह की अगर किसी की लाइफस्टाइल है तो हम उसे सिंपली कहेंगे कि वह अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करे। उसके अलावा वुमेन में फोलिक एसिड सप्लीमेंट के लिए कह सकते हैं। देन प्रमोट रेगुलर एक्सरसाइज, हम कह सकते हैं कि वह रेगुलर बट माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज ओनली, हम सीवियर एक्सरसाइज या एक्सेस एक्सरसाइज के लिए नहीं कहेंगे। देन है एज ऑफ मैरिज लेस देन 30 ईयर्स, मींस मैरिज की जो एज है वह 30 साल से कम होनी चाहिए क्योंकि इसके बाद प्रॉब्लम्स ज्यादा होती। देन है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के अंतर्गत IVF के साथ जाया जा सकता है जो कि आजकल काफी प्रचलित है, तो इसके साथ भी जाया जा सकता है और इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जा सकता है या इनफर्टिलिटी को मैनेज किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।